जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए पशु परिचय 2024 के पार्ट ए और पार्ट बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इन क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो सभी क्वेश्चनों को उत्तर याद कर लेना या नोट बना लेना, इनको या नोट्स बना लेना इनके। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन हेतु भैंस की कौन सी नस्ल है? भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन हेतु भैंस की कौन सी नस्ल है? तो कौन सी नस्ल है वो? ऑप्शन है टोडा, मेहसाना, मुर्रा, सुरती या मुर्रा। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो दूध के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भैंस कौन सी है? तो वो है मुर्रा। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुर्रा की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हिसार से मानी जाती है। हरियाणा हिसार से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है, गाय का वंश कौन सा होता है? गाय का वंश कौन सा होता है? ऑप्शन है बुबेलेस, बॉस, बोविडी या ओविस। तो कौन सा राइट आंसर होगा? गाय का वंश कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होता है। तो गाय का वंश होता है बोस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। गाय का वंश कौन सा होता है? बोस होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो बताना है कौन सी नहीं है भैंस की नस्ल। मुर्रा, नीली रावी, सुरती या राठी। तो भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? तो वो है राठी। राठी एक गाय की नस्ल है दोस्तों, जो साहिवाल प्लस थारपारकर प्लस रेड सिंधी के संकरण से बनी है। रेड सिंधी के संकरण से बनी है ये नस्ल राठी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है गरिमा, डोली, गंगा या चोकला। तो भेड़ की पहली क्लोन नस्ल कौन सी है? क्लोन नस्ल की बात करें तो पहली क्लोन नस्ल है डोली। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बकरी में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्विंग, बोविडी, लैम्बिन या किडिंग। तो बताइए क्या कहता है दोस्तों। बकरी में प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है किडिंग। किडिंग कहलाती है। अब बकरी के नवजात बच्चे को किड कहते हैं दोस्तों। बच्चे के नवजात बच्चे को किड कहते हैं। ध्यान में रखना सर्विंग क्या होती है? बकरी में, गाय में और भैंस में मैथुन की प्रक्रिया, मैथुन की या मीटिंग की प्रक्रिया प्रोसेस होता है सर्विंग। ध्यान में रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। लैम्बिंग की बता दें तो भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया लैम्बिंग कहलाती है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय मुर्गी की नस्ल है, तो इनमें से बताइए कौन सी भारतीय मुर्गी की नस्ल है। ऑप्शन है प्लाई माउथ रोग, चितांगुंग, लेग हॉर्न या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? भारतीय मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो वह चितांगोंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। चितांगोंग भारतीय मुर्गी की नस्ल है। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बकरी की उत्पत्ति, निम्न में से किस बकरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में से होती है या मानी जाती है? निम्न में से कौन सी बकरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से मानी जाती है? ऑप्शन है बारबरी, जमुनापरी, बीटल या कोई नहीं। तो कौन सी बकरी है जिसकी उत्पत्ति यूपी के इटावा जिले से मानी जाती है? वह है दोस्तों जमुनापरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। यमुना क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है।
यमुना के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बकरी है जिसकी उत्पत्ति यमुना के आसपास के क्षेत्र से हुई। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल विदेशी है? बकरी की कौन सी नस्ल विदेशी है? ऑप्शन है जमनापुरी, बीटल, बारबरी या सिरोही। तो वह बकरी की कौन सी नस्ल है जो विदेशी है? तो है सी, बारबरी बकरी विदेशी बकरी है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि ऊंट की कौन सी नस्ल दौड़ने में अच्छी होती है? ऊंट की कौन सी नस्ल है जो दौड़ने में अच्छी होती है? ऑप्शन है खाराई, कच्छी, बीकानेरी या जैसलमेरी। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? वह कौन सी नस्ल है ऊंट की जो दौड़ने में अच्छी होती है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेरी। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जैसलमेरी ऊंट दौड़ने में अच्छे होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के डी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऊंट में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 60, 74, 78 या 64। तो ऊंट में बताइए क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 74। 74 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र होते हैं। बकरी में होते हैं 60। बकरी में कितने होते हैं? 60 होते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे कि बकरी की औसत जीवन काल कितना होता है? बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या 40 वर्ष। तो बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो बकरी के औसत जीवन काल की बात करें तो 15 वर्ष होता है दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट में कितना होता है? 40 वर्ष। ऊंट की बात करें ऊंट में कितना होता है? 40 वर्ष होता है। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि घोड़ी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? घोड़ी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 5 माह 5 दिन, 9 माह 9 दिन, 10 माह 10 दिन या 11 माह 11 दिन। तो बताइए कितना होता है घोड़ी का गर्भकाल? तो घोड़ी के गर्भकाल की बात करें तो वो होता है 11 माह 11 दिन। डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जानवरों का और बता देता हूं दोस्तों में। 5 माह 5 दिन ये होता है बकरी का। यदि 5 माह 5 दिन में 5 दिन ऐड कर दे तो बकरी का होता है। यदि 5 माह में 5 दिन घटा दे तो वो भेड़ का होता है। 9 माह 9 दिन होता है किसका? तो वो होता है गाय का। 9 माह 9 दिन गाय का होता है। 10 माह 10 दिन होता है भैंस का। 10 माह 10 दिन भैंस का होता है। घोड़ी का बता दिया 11 माह 11 दिन होता है। ऊँट का कितना होता है? तो 13 माह 13 दिन। ऊँटनी का सॉरी दोस्तों ऊँटनी का कितना होता है? 13 माह 13 दिन होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक नामों में से भी एक ना एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके। ऑप्शन है कैमिलम बैक्टीरियन, कैमिलस बैक्टेरियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, कैप्रा हिरकस या कोई नहीं। तो कौन सा होगा एक कुबड़ वाले ऊँट का नाम? तो वो होगा दोस्तों कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 कुबड़ वाले का नाम क्या होता है? कैमिलस बैक्टेरियस। जिसके 2 कुबड़ होती है दोस्तों। हमारे भारत में नहीं पाई जाता वो ऊँट, सऊदी अरब क्षेत्रों में पाया जाता है 2 कुबड़ वाला ऊँट। तो उसका वैज्ञानिक नाम कैमिलस बैक्टीरियस होता है और इसका एक कुबड़ वाले का कैमिलस ड्रोमेडेरियस। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है मटन, वेनिसन, पोर्क या बीफ। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? तो सुअर का मांस होता है दोस्तों पोर्क। इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। बीफ किसका मांस होता है? तो बीफ गाय का मांस होता है दोस्तों। मटन भेड़ का होता है दोस्तों। चिकन मुर्गी का होता है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको बताना है कि भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं, भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डोई, रैम, ईव या बक। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? तो वयस्क मादा को कहते हैं ईव। भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? ईव कहते हैं, ध्यान में रखना। और इसी के साथ और बात करूं दोस्तों, और का भी बता देता हूं मैं आपको किसे क्या कहते हैं। तो बक कहते हैं बकरे के वयस्क नर को, बकरी के या बकरे के वयस्क नर को बक कहते हैं। डोई कहते हैं बकरी की वयस्क मादा को, बकरी की वयस्क मादा को, जो ध्यान में रखना। और रैम कहते हैं भेड़ के वयस्क नर को, भेड़ के वयस्क नर को कहते हैं रैम, ध्यान में रखना। चारों बता चुका मैं आपको। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं, बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समागम का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मीटिंग प्रोसेस। तो बताइए बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टंपिंग, सर्विंग, कवरिंग या कैपलिंग। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो बकरी में क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर्विंग, गाय में और भैंस में भी सर्विंग ही कहते हैं। टंपिंग किसमें कहते हैं? भेड़ में। और कवरिंग घोड़ी में, कवरिंग घोड़ी में कहते हैं, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें आंसर ए राइट आंसर होगा। इसका आंसर तो सभी का होता होगा, बचपन से पढ़ रहे हो ये चीज तो आप। ऑप्शन है गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस, केप्रा हिरकस, बुबिलस बुबिलस या बोस इंडिकस। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? गोवंश का वैज्ञानिक नाम बताइए आप। तो गोवंश का वैज्ञानिक नाम हमारे यहां पर होगा बोस इंडिकस। ये इंडियन वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, इंडिया की गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। और बोस टोरस के विदेशी गाय का नाम है, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टोरस। और इंडियन गाय का नाम या देशी गाय का नाम क्या है वैज्ञानिक? वो है बोस इंडिकस। बुबिलस बुबिलस भैंस का है दोस्तों, कैप्रा हिरकस बकरी का है और ओविस एरिस भेड़ का है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, बताने कि भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? जो भेड़ों का समूह होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं, बक कहते हैं, बीडर कहते हैं या फ्लॉक कहते हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भेड़ के समूह को कहते हैं दोस्तों फ्लॉक। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बात करूं बीडर, तो भेड़ या बकरे क्या, भेड़ या बकरी का वंध्याकृत नर, भेड़ या बकरी का वंध्याकृत नर होता है बीडर। बक की बात करें तो वयस्क, बकरी में वयस्क नर को कहते हैं, वयस्क नर को कहते हैं क्या? बक। और ट्रिप की बात करें तो बकरियों के समूह को ट्रिप कहते हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि साहिवाल नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? साहिवाल नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? इसका उत्तर बताइए आप। ऑप्शन है काठियावाड़ गुजरात, सिंध पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? साहिवाल नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। तो इसमें राइट आंसर होगा मोंटगोमरी पाकिस्तान, ध्यान में रखना। कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे लोला भी कहा जाता है, गाय की इस नस्ल को लोला भी कहा जाता है। और मोंटगोमरी में उत्पत्ति स्थान होने के कारण इसे मोंटगोमरी गाय भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? पार्ट ए के क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा या धौलपुर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो चंबल नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती? तो वो है झालावाड़ से नहीं गुजरती दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन है। तो सबसे कम क्षेत्र में कौन से वन फैले हैं राजस्थान में, यह बताना है आपको। ऑप्शन है रक्षित वन,
आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या धोक वन? तो राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि जंगल की ज्वाला के नाम से किस पर, सॉरी दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? यह प्रसिद्ध हटा दो दोस्तों। आपको बताना है कि जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है। तो कौन सा वृक्ष है? ऑप्शन है ढाक पलास का वन, खेजड़ी का वृक्ष, रोहिडा का या फोक का? तो किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है? तो जंगल की ज्वाला होता है दोस्तों ढाक पलास वन या ढाक पलास का वृक्ष होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ऑप्शन है केसरी सिंहपुर गंगानगर से, मसीता वाली हनुमानगढ़ से, मिर्जा वाली गंगानगर से या कोई नहीं? तो राइट आंसर कौन सा होगा? इंदिरा गांधी नहर IGNP दोस्तों राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो वो होगा मसीता वाला हनुमानगढ़ से। कौन सा राइट होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? बल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है नरेना, नाथद्वारा, सलेमाबाद या चामुंडा? तो बल्लभ संप्रदाय की बात करें तो बल्लभ संप्रदाय की विशेषता है दोस्तों, श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा करते हैं। इसका प्रमुख केंद्र नाथद्वारा राजसमंद में है। नाथद्वारा राजसमंद में इसका प्रमुख केंद्र है, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। बताने कि सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? ऑप्शन है उदयपुर में, जयपुर में, दौसा में या प्रतापगढ़ में? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? सीता माता का मेला कौन से जिले में बढ़ता है? तो सीता माता का मेला बढ़ता है प्रतापगढ़ में। सीता माता का मेला कहाँ बढ़ता है? प्रतापगढ़, डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य भी है दोस्तों, अभ्यारण्य भी है, ये भी ध्यान में रखना। और किस क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर? तो उड़न गिलेरी के प्रसिद्ध है, उड़न गिलेरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन है हवा महल का निर्माण कब हुआ और किसने कराया? हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? ऑप्शन है 1739 में सवाई जयसिंह ने, 1749 में सवाई ईश्वर सिंह ने, 1799 में सवाई माधो सिंह ने या 1799 में प्रताप सिंह ने? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने करवाया था हवा महल का निर्माण? तो वह करवाया था 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि निम्न में से कौन मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने? निम्न में से कौन मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे दोस्तों श्री शोभाराम कुमावत, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। कौन सा? बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वास्तुविद मंडल को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को या चित्रांगन मौर्य को? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आप सभी को। क्वेश्चन है हमारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन करता है?
तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और इस क्वेश्चन का उत्तर बताना। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो वह है राज्यों के शासन से। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से 356 बताता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में प्रारंभ की गई? केरल, राजस्थान, कर्नाटक या असम? तो चारों में से राइट आंसर बताइए। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ताबूत में संविधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? ताबूत में संविधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, रोपड़ से या हड़प्पा से? तो संविधान के साक्ष्य की बात करें तो कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या माधवाचार्य? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें सी राइट आंसर होगा। कौन थे? शंकराचार्य थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। और आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इसके बाद जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।